हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही स्वागत करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पे। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के तहत अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, सिम्बोलिज्म, जो कि वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो आइए देखना शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इसके फीचर्स लेना शुरू करें, आइए सबसे पहले इस सिंबोलिज्म टर्म को ही एक्सप्लोर करते हैं। सिंबोलिज्म जो टर्म है दोस्तों, ये सिंबल से मिलके बनी है। ठीक है, सिंबल जैसे आपने कोई चीज़ अगर अपनी कहनी है तो आप उसको डायरेक्ट नहीं कह रहे, कोई सिंबल ले रहे हैं, कोई सैंपल ले रहे हैं एंड उसको लेकर अपनी बात कह रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अगर मुझे सिंपल कहना है वाओ तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है, या इसी चीज़ को मैं ऐसे कहूँ, तुम हो या गुलाब की पंखुड़ियाँ, राइट। तो ये जो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट थी, तुम हो या गुलाब की पंखुड़ियाँ, ये ज़्यादा दिल को छुई ना, ज़्यादा अच्छा लगा, राइट। तो दो स्टेटमेंट थी, आप डायरेक्ट भी कह सकते थे तुम कितने सुंदर हो, या तुम दूसरा भी कह सकते थे कि तुम हो या गुलाब की पंखुड़ियाँ। तो ये जो दूसरे वाला एग्जाम्पल है ना, जब आपने कोई एक चीज़ ली, उसको यूज़ किया अपनी बात कहने के लिए, कोई सिंबल लिया, उसको यूज़ किया अपनी बात कहने के लिए, ये दोस्तों सिंबोलिज्म कहलाता है। ठीक है, और हमारे लिटरेचर में बहुत बार ऐसा होता है जब एक राइटर अपनी बात को अच्छे से कहने के लिए इस प्रकार से किसी न किसी एग्जाम्पल का यूज़ करता है, किसी न किसी सिंबल का यूज़ करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देती हूँ। ये देखो, पॉकेट पढ़ाई का जो हमारा सिंबल है, तो आप देख सकते हैं पॉकेट है, पॉकेट के अंदर से एक मोबाइल निकला है ना। तो पॉकेट पढ़ाई यानी कि आप अपनी जेब में पढ़ाई लेके घूम सकते हैं। तो उसी के तहत इसका जो नेम है पॉकेट पढ़ाई, उसके अकॉर्डिंग इसका लोगो तैयार किया गया है, राइट। तो इट इज़ आल्सो सिंबल ना, पॉकेट पढ़ाई, जेब के अंदर पढ़ाई, मोबाइल से निकल रहा है, सॉरी जेब से निकल रहा है मोबाइल मेरे भाई। ठीक है, तो दिस इज समथिंग, आप डायरेक्ट अपनी बात नहीं कह रहे, कोई एग्जाम्पल या सिंबल लेकर अपनी बात कह रहे हो, जिससे आपका जो कहने का तरीका है वो और भी खूबसूरत हो जाता है। तो ये था एक इंट्रो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सिंबोलिज्म में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये इम्प्रेशनिज्म के अपोजिट था। ठीक है, इम्प्रेशनिज्म, इफ़ यू डू रिमेंबर, ये मैंने आपको एक थ्योरी कराई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अपने काम के माध्यम से हम एक इम्प्रेशन, एक छाप छोड़ते हैं, है ना। तो वो जो इम्प्रेशनिज्म है उसके ये अपोजिट है। एग्जैक्ट आप जानना चाहें क्यों ये इम्प्रेशनिज्म के अपोजिट है, तो पहले जाकर इम्प्रेशनिज्म पे जो मेरी वीडियो है, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसको देखना, उसको समझना, फिर उसके बाद इस सिंबोलिज्म की वीडियो को देखना, कंपेयर करना, एग्जैक्ट आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ सिंबल। तो ये तो आपको पता ही है, इसमें हम सिंबल का यूज़ करते हैं, कोई ना कोई एक एग्जाम्पल, कोई ना कोई ऐसा चिन्ह, कोई ना कोई चीज़ यूज़ करेंगे, फिर अपनी बात कहेंगे, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले किसने सिंबोलिज्म टर्म यूज़ की थी, तो सबसे पहले जो सिंबोलिज्म टर्म है, इसे यूज़ किया था गुस्टेव काहन और जीन मोरिस ने 1886 में। ठीक है, तो नो डाउट ये थ्योरी लगभग हम 20वीं सेंचुरी के आसपास पढ़ रहे हैं, पर एज अ टर्म जो सिंबोलिज्म टर्म है, ये सबसे पहले टर्म जो है 1886 1886 में आई थी दोस्तों। ठीक है, 1886 में आई थी, 1886 में, और किसने दी थी, गुस्टेव काहन और जीन मोरिस ने ये टर्म दी थी। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, इसके बारे में और ख़ास बात क्या है, इसने नेचुरलिज्म को रिजेक्ट किया था। पीछे मैंने पढ़ाया कि सिंबोलिज्म इम्प्रेशनिज्म के अपोजिट है, मतलब उसको नहीं मानता, और यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि ये रिजेक्ट कर रहा है नेचुरलिज्म को। ठीक है, तो नेचुरलिज्म क्या होता है, नेचुरल वे से चीज़ें कहना, जो जैसी हैं उनको वैसे कहना। तो ये नेचुरलिज्म को रिजेक्ट करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं कहेगा तुम सुंदर हो। अगर मुझे नॉर्मली मुझे कोई सुंदर लगे, मैं कहूँ तुम सुंदर हो, डैट इज़ समथिंग नेचुरल।
जो फील किया कह दिया। मुझे यहाँ पे कहना है तुम हो या गुलाब की पंखुड़ियाँ, तो कोई ना कोई मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, कोई ना कोई सिंबल ले रही हूँ, फिर अपनी बात कह रही हूँ। तो नेचुरल वे से तो ऐसा नहीं होता है, नेचुरल वे से तो ये चीज़ें नहीं आती हमारे अंदर कि हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल लें, सोच के बोलें, ठीक है। तो ये नेचुरलिज्म के को भी रिजेक्ट करता है, बिल्कुल नॉर्मल जैसी है वैसे चीज़ कह देना, उसको ये सपोर्ट नहीं करता है। और जिन दो पर्सन ने ये टर्म सबसे पहले दी थी, गुस्टेव और जीन ने 1886 में, उन दो पर्सन ने ही, गुस्टेव और जीन ने ही नेचुरलिज्म को रिजेक्ट किया था, ठीक है। गुस्टेव और जीन ने 1886 में सबसे पहले सिंबोलिज्म टर्म दी है और उन्होंने ही इसके तहत नेचुरलिज्म को रिजेक्ट किया था। क्यों किया था? नेचुरलिज्म का मतलब है जस्ट गो विद द फ्लो इन अ नेचुरल वे, कि नेचुरल वे से जो फील करते हैं कहो, जबकि सिंबोलिज्म कहता है कि सीधी डायरेक्ट नेचुरल बात तो कहनी ही नहीं है, घुमा फिराकर कुछ एग्जाम्पल, कुछ चीज़ जोड़कर, सिंबल जोड़कर अपनी बात कहनी है। उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंबोलिज्म से जुड़े हुए जो पर्सन हैं उन्हें क्या कहेंगे। तो जैसे जो थ्योरी देते हैं उन्हें थ्योरिस्ट कहते हैं, तो जिन्होंने सिंबोलिज्म थ्योरी दी है उन्हें हम सिंबोलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सिंबोलिस्ट आपके सामने हैं, देखिए कौन कौन से हैं। स्टीफन मेलेरम, पॉल वर्लेन, पॉल गैंगुइन, टेन्स अबॉट, मैकनील विस्लर, ऑडिलॉन रेडॉन, एडवर्ड मंच, ठीक है। कौन कौन से हैं? स्टीफन मेलेरम, पॉल वर्लेन, पॉल गैंगुइन, टेन्स अबॉट, मैकनील विस्लर, ऑडिलन रेडॉन, एडवर्ड मंच। तो मैंने आपको क्या तरीके बताए हैं ऐसे नेम्स आ जाएं याद करने के। एक तो बताया है कि बार बार इनको गुनगुनाओ, बोलो, उतना आपके दिमाग में बैठेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप सेंसेस यूज़ करते हो आपको याद होता है। दूसरा, कोई स्टोरी लाइन बना लो, कुछ निमोनिक बना लो, को रिलेट करके कर लो तो दिमाग में बैठता है। फिलहाल अभी के लिए मैं इनको गुनगुनाने जा रही हूँ, तो आप सब मेरे साथ गुनगुनाइए, तो आपके दिमाग में ये काफ़ी हद तक बैठ जाएंगे। तो चलिए शुरू करें। स्टीफन मेलेरम, स्टीफन मेलेरम, स्टीफन मेलेरम, स्टीफन मेलेरम, पॉल वर्लेन, पॉल वर्लेन, पॉल वर्लेन, पॉल वर्लेन, पॉल गैंगुइन, पॉल गैंगुइन, पॉल गैंगुइन, पॉल गैंगुइन, टेनस अबॉट, टेनस अबॉट, टेनस अबॉट, टेनस अबॉट, मैकनील विस्लर, मैकनील विस्लर, मैकनील विस्लर, मैकनील विस्लर, ऑडिलॉन रेडॉन, ऑडिलॉन रेडॉन, ऑडिलॉन रेडॉन, ऑडिलॉन रेडॉन, एडवर्ड मंच, एडवर्ड मंच, एडवर्ड मंच, एडवर्ड मंच, ठीक है। तो ऐसे हंसते हंसते जितना आप बोलेंगे, गुनगुनाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, सिंबोलिज्म के तहत ही एक चीज़ हमारे सामने है, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट, ठीक है। तो इम्प्रेशनिज्म थ्योरी मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुकी हूँ। इम्प्रेशनिज्म के अपोजिट है सिंबोलिज्म, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट। पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट क्या होते हैं? जो इम्प्रेशनिस्ट से ही जुड़े हैं, पर जब इम्प्रेशनिज्म थ्योरी थी उसके बाद आए हैं, ठीक है। पोस्ट हो गया बाद में, मतलब वो समय जब इम्प्रेशनिज्म थ्योरी थी तब नहीं आए, उसके बाद आए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट विंसेंट वैन गॉग एंड पॉल गैंगुइन बोथ लैमेंटेड स्पिरिचुअल डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। तो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट यानी कि जब इम्प्रेशनिज्म थ्योरी थी तब नहीं, पर उसके बाद आए थे, पर ये इम्प्रेशनिज्म को ही मानते थे। इसमें दो पर्सन हमारे सामने हैं, विंसेंट वैन गॉग और पॉल गैंगुइन। कौन कौन से हैं? विंसेंट वैन गॉग और पॉल गैंगुइन। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट हैं। तो इन दोनों ने ही ना दोस्तों लेमेंट किया था। लेमेंट होता है दुख मनाना, बड़ा रोष जाहिर करना कि कैसे जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, हमारी आज की दुनिया है, उसमें स्पिरिचुअल लेवल पे हम डिक्लाइन हो गए हैं, ठीक है। आध्यात्म के लेवल पे ना हम ज़ीरो हो गए हैं। जितना हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ है जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है।
तो विंसेंट वैन गॉग और पॉल गैंगविन ये दोनों ही पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट थे और इन्होंने कहा था कि कैसे आज की दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में, इस भाग दौड़ में आध्यात्मिक तौर पे हम डाउन हो गए हैं। और इसी के तहत एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। एलिमेंट ऑफ सिम्बोलिज्म अपीयर्ड इन देयर वर्क बट मेन स्ट्रीम सिम्बोलिस्ट शोड ग्रेटर कंसर्न इज इंटीरियर लाइफ रेदर देन एक्सटर्नल रियलिटी। और ये जो दोनों ही हैं ये पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट हैं, पर ये सिम्बोलिज्म से भी जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों के ही वर्क में ना दोस्तों सिम्बोलिज्म आपको बहुत देखने को मिलेगा। मतलब सिंबल के तौर पे अपनी बात कहना, कोई ना कोई चीज़ जोड़ के, कोई सिंबल जोड़ के, एग्जाम्पल जोड़ के अपनी बात कहना। पर हाँ, एक बात ज़रूर है, जो भी मेन स्ट्रीम सिम्बोलिस्ट थे, जो मेन उस समय चल रहे थे ना, उन्होंने ज़्यादा फोकस जो है इंटीरियर लाइफ पे या एक्सटर्नल रियलिटी पे नहीं। यानी कि एक रियलिटी होती है हमारी एक्सटर्नल, जो हमको बाहर के तौर पे दुनिया को हम दिखाते हैं या दिखती है, और एक होती है हमारी इंटीरियर की वाकई हम अंदर से क्या हैं। ठीक है, तो ये भी हैं, तो ये पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट हैं और इम्प्रेशनिज्म देखा जाए सिंबलिज्म के अपोजिट था, पर ये दोनों को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे, बहुत खूबसूरती से सिंबलिज्म को यूज़ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पर जो मेन स्ट्रीम थी, जो मेन सिंबलिज्म मूवमेंट जब चल रही थी, जो मेन पर्सन थे, उन्होंने जो मेन फोकस है वो एक्सटर्नल रियलिटी पे नहीं किया, जो बाहर का है उस पर नहीं किया, जो अंदर का है उस पर फोकस किया। यानी कि जब कभी इन सिंबलिस्ट ने कोई भी लिटरेचर लिखा, कुछ भी लिखा, तो जब उन्होंने सिंबल यूज़ किए, एग्जाम्पल शो किए, तो अपनी अंदर की लाइफ को, जो वाकई हमारी सोल फील करती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिए। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आगे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सिंबोलिज्म बेसिकली एक वर्चुअल आर्ट है। ठीक है, और इसका जो रिसोर्स है वो अर्ली 19th सेंचुरी से है। वर्चुअल आर्ट होता है ऐसा आर्ट जो वर्चुअल है, मतलब दिख जाएगा आपको, जैसे आज की दुनिया को हम वर्चुअल दुनिया कहते हैं, है ना। तो ये आपको दिख जाता है, ऑब्वियसली आप कोई सिंबल यूज़ करते हो, कोई एग्जाम्पल लेकर अपनी बात कहते हो, तो आप उसको इमेजिन कर पाते हो कि हाँ ऐसा होगा, है ना। तो ये एक वर्चुअल आर्ट है और इसके जो रिसोर्सेज हैं दोस्तों वो 19th सेंचुरी के अर्ली से हैं। यानी कि जब हमारी जस्ट 19वीं सेंचुरी शुरू हुई थी ना, तो इस प्रकार का सिंबोलिज्म यूज़ होना शुरू हो गया था। इस प्रकार से सिंबल का यूज़ करके अपनी बात कहना शुरू हो गया था। उसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए, रोमांटिसिज्म हैज़ एम्फेसिस on the imagination rather than on reason and themes. It has evidences given in Les Fleur's Du Mall 1857 of Charles Waddell AD. अब दोस्तों आगे मैं इसमें आपको रोमांटिसिज्म से संबंधित बताना चाहूँगी। इससे पहले कि सेंटेंस का मीनिंग बताऊँ, पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ रोमांटिसिज्म मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट। जब आपके सामने एक फ्रीडम होती है, जस्ट गो विद द फ्लो, जो आप फील कर पाएँ उसे लिख पाएँ। तो रोमांटिसिज्म में ना बेसिकली हम इमेजिनेशन पे जो है हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, रीज़न और थीम पे नहीं, यानी कि ज़्यादा लॉजिक लगाना, ज़्यादा रीज़न पे नहीं हम फोकस करते कि क्या लिखूँ मैं, कैसे लिखूँ, कैसे आर्ट होना चाहिए। जो भी मेरी इमेजिनेशन कहती है, जो भी मेरी सोल कहती है, जो भी मैं फील करता हूँ या करती हूँ, मैं उसको कह देती हूँ। और ये बात बहुत अच्छे से चार्ल्स वॉडल एडी जो एक राइटर हैं, उनकी बुक थी लेस फ्लूर्स डू मॉल, जो 1857 में आई थी, उसमें कही गई थी। ठीक है, चार्ल्स वॉडल एडी की बुक आई है लेस फ्लूर्स डू मॉल, जो 1857 में आई है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो रोमांटिसिज्म होता है उसमें हम लॉजिक, रीजनिंग, ज़्यादा दिमाग की बात नहीं करते, बल्कि जो ट्रूली हमारी सोल फील करती है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, और इसके तहत उन्होंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए थे। विलियम ब्लेक दोस्तों बहुत पॉपुलर राइटर हैं, आप जानते हैं। जैसे वर्ड्सवर्थ नेचर का राइटर है, कीट्स ब्यूटी का है। ब्लेक किसका राइटर है, आप गूगल पे सर्च करिएगा। तो विलियम ब्लेक दोस्तों बेसिकली पेंटर भी थे और पोएट भी थे। तो विलियम ब्लेक किस प्रकार की पोइट्री लिखते थे, किस प्रकार की उनकी सोच थी पोइट्री को लेकर, उसको उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया रोमांटिसिज्म को बताने के लिए, रोमांटिसिज्म के फीचर बताने के लिए। उसके बाद उन्होंने बताया कैसे प्री रैफेलाइट मूवमेंट जो इंग्लैंड में आई थी,
कैसे उसमें एस्थेटिज्म है, एस्थेटिज्म होता है ब्यूटी, ठीक है। सो प्री रैफेलेट मूवमेंट इज़ वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। जैसे कैवलियर पोएट्स हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, वैसे ही प्री रैफेलाइट पोएट्स भी हैं। इन्हें भी आपने ज़रूर गूगल करना है, पूरे देखने हैं कौन कौन से हैं। तो ये इंग्लैंड में आए थे, तो कैसे इनके वर्क में एक ब्यूटी थी वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया एट द एंड रोमांटिसिज्म को बताने के लिए। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए पोइटिक, इस तरफ को जाती हूँ मैं। उसके बाद है पोइटिक एंड एलिगरिक मूडी ड्रीम्स एंड वर्ड क्रिएटेड बाय एडवर्ड बर्न जोन्स, डांटे गैब्रियल रोजीटी, पायर्स पुविस डी कार्बनस। तो इसके अलावा ना दोस्तों हमारे जो राइटर हैं बहुत फेमस एडवर्ड बर्न जोन्स, कौन से हैं, एडवर्ड बर्न जोन्स, देन डांटे गैब्रियल रोजीटी, पायरे पुविस डी कार्बनस। अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ राइटर एडवर्ड बर्न जोन्स, डांटे गैब्रियल रोजीटी, पायर्स पुविस डी कार्बनस। तो इन सब के वर्क की भी खास बात क्या है, इनके वर्क पोइटिक थे, एलिगरिक थे एंड मूडी ड्रीम्स इसमें मौजूद थे। यानी कि बेसिकली उन्होंने पोइट्री लिखी है जो एलिगरिक फॉर्म में है, एलिगरिक यानी कि डबल मीनिंग फॉर्म में है, एंड इसमें मूडी ड्रीम्स है, यानी कि जो हमारे सपने में हमको पता नहीं चलता ना कहाँ, कभी हम कहाँ पे हैं, कभी कहाँ पहुँच गए, उसको बहुत खूबसूरती से इन्होंने बताया है। तो इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो जो चार्ल्स बॉडल एरी है, उन्होंने विलियम ब्लेक को एज अ पेंटर, एज अ पोइट बताया, इंग्लैंड की प्री रैफेलेट मूवमेंट की एस्थेटिज्म यानी कि ब्यूटी बताई, एंड जॉन्स रोजेटी एंड कैवर्नेस, इनका जो पोइटिक वर्क था उसमें जो एलिगरी थी, जो मूडी ड्रीम सीक्वेंस था उसको बताया। और ये सब बताकर कहीं ना कहीं उन्होंने प्रूफ दिया किस चीज़ को, इसी चीज़ को, कि कैसे हमारा जो रोमांटिसिज्म होता है उसमें हम लॉजिक, रीजनिंग या दिमाग की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम फ्रीडम ऑफ थॉट, जस्ट गो विद द फ्लो की बात करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, सिंबोलिज्म जो है, सिंबोलिज्म बेसिकली एक रिएक्शन है मॉरलिज्म, रैशनलिज्म एंड मटीरियलिज्म ऑफ 1880 के लिए। तो बेसिकली 1880 की बात है, ठीक है। यहाँ पे मेरी चेयर से छुप गया है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो है दिस इज़ बेसिकली मटीरियलिज्म, ठीक है, ये 1880 की बात है। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि सिंबोलिज्म बेसिकली मॉरलिज्म के अगेंस्ट है, जो मॉरल के साथ चलने की बात करें उसके अगेंस्ट है। ये रैशनलिज्म के अगेंस्ट है, रैशनलिज्म जो इनकी रेशनल लॉजिकल सोच समझ के बात करने की बात करें उसके अगेंस्ट है। मटीरियलिज्म, मटीरियलिज्म बोले तो जो हम मटीरियलिस्टिक सेंस की बात करते हैं, ज़्यादा खोए रहते हैं हम चीज़ों में, जो बेसिकली 1880 में आया था, ये उन सब के खिलाफ है। तो देखो सिंबोलिज्म पीछे आया इम्प्रेशनिज्म के भी खिलाफ है, उसके बाद आया सिंबोलिज्म नेचुरलिज्म के भी खिलाफ है, और उसके बाद आया सिंबोलिज्म 1880 के आसपास जो मॉरलिज्म, रैशनलिज्म और मटीरियलिज्म चल रहा था, ये उसके भी खिलाफ है। ये सारे फीचर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न आ जाते हैं कौन सी थ्योरी के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किसके ये सपोर्ट में है, किसके अपोज में है, कौन थ्योरी पहले आई, कौन थ्योरी बाद में आई, मॉरलिज्म से आप क्या समझते हैं, रैशनलिज्म से आप क्या समझते हैं, मटीरियलिज्म से क्या समझते हैं। तो छोटी छोटी पर गहरी बातें, तो हर पॉइंट को ध्यान से करें और आगे बढ़ें। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक तो ये इम्प्रेशनिज्म के खिलाफ है, सिंबल इसमें यूज़ होता है, ये टर्म सबसे पहले जीन गुस्टेव ने यूज़ की 1886 में। नेचुरलिज्म के अगेंस्ट हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज़ की गुस्टेव और जीन, उन्होंने ही इसको रिजेक्ट किया। फिर इसके सारे जो पर्सन जुड़े हुए हैं सिंबलिस्ट, उनको हमने गुनगुना के देखा। फिर पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट के तहत हमने गॉग और गैंगुइन की बात की, जो है तो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट है पर सिंबलिज्म के तहत ही काम कर रहे हैं, मेन थीम कौन ले रहे हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ये प्रकार का वर्चुअल आर्ट था, और कैसे इम्प्रेशनिज्म के तहत बताया ना, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट के तहत। फिर मैंने इसको आपको रोमांटिसिज्म के तहत बताया जो चार्ल्स की बुक आई है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले रोमांटिसिज्म को देख रहे हैं, फिर इम्प्रेशनिज्म के तहत उसको देख रहे हैं, फिर रोमांटिसिज्म के तहत देख रहे हैं। तो ये सारी थ्योरी ना आपस में ऐसे जुड़ी हुई होती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी बताना चाहती हूँ। अल्बर्ट ऑरियल करके हमारे एक क्रिटिक थे, इन्होंने 1891 में सिम्बोलिस्ट का मैनिफेस्टो दिया था, ठीक है। तो सिम्बोलिस्ट का मैनिफेस्टो, अब आपको पता ही है मैनिफेस्टो क्या होता है,
मैनिफेस्टो बोले तो रूल्स रेगुलेशन की क्या है, कैसे है। सो अल्बर्ट ऑरियल ने 1891 में हमें सिम्बोलिस्ट मैनिफेस्टो दिया था। इसके तहत उन्होंने 5 फीचर दिए हैं कि सिम्बोलिज्म है क्या। पहला है आइडियस्टिव, जिसे हम आइडिएटिव कह सकते हैं, फिर है सिम्बोलिस्ट, फिर है सिंथेटिक, फिर है सब्जेक्टिव और फिर है डेकोरेटिव। ठीक है, कौन सा है? आइडियस्टिव यानी कि आइडिएटिव, सिम्बोलिस्ट, सिंथेटिक, सब्जेक्टिव एंड डेकोरेटिव। सबसे पहले आपने ये जो 5 इसके पॉइंट हैं, इन पॉइंट को इन्हीं वे में याद रखना है। पहले आइडिएटिव, फिर सिम्बोलिस्ट, फिर सिंथेटिक, फिर सब्जेक्टिव, फिर डेकोरेटिव। और बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। आइडिएटिव यानी कि एक्सप्रेसिंग एन आइडिया, आइडिया को एक्सप्रेस करना। सिम्बोलिस्ट यानी कि एक्सप्रेसिंग आइडिया थ्रू एनी सिंबल, किसी सिंबल का यूज़ करके आइडिया को एक्सप्रेस करना। सिंथेटिक होता है बनाना, एक्सप्रेस दोज फॉर्म एंड साइन विच आर अंडरस्टैंडेबल। तो आप कोई चीज़ जो आप सिंबल में यूज़ कर रहे हो ना अपना आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, आप उसमें वही फॉर्म, वही साइन यूज़ करोगे जो अंडरस्टैंडेबल हो, जिसे आप समझ सके। आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं लोगे ना, कोई भी ऐसा सिंबल नहीं लोगे अपनी बात बताने के लिए जो सामने वाले को पता नहीं है। आप वही एग्जाम्पल लोगे, वही फॉर्म लोगे जो सामने वाला समझ सकता है, ताकि उससे रिलेट करके एट समझ पाए कि आप क्या बात कहना चाहते थे। देन सब्जेक्टिव इज व्हाट इज एक्सप्रेस्ड इज परसीव्ड इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्टिव इज फाइनली जो आइडिया आप एक सिंबल के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहे थे, एक ऐसा सिंबल जो आपने लिया जो सामने वाला समझ सके, तो वाकई सामने वाला उसे समझ जाए। ठीक है, वो आप जो आप पूरा इतना काम कर रहे थे वो समझ जाए। और अंतिम लास्ट है एक्सप्रेशन फुल ऑफ ऑर्नामेंटल पर्सपेक्टिव। तो मतलब जैसे हम ज्वेलरी पहनती हैं, लेडीज़ मेल पहनते हैं, वैसे हमारी लैंग्वेज भी ज्वेलरी पहनती है। लैंग्वेज को भी आप सुंदर बना सकते हैं, सुंदर सुंदर ऑर्नामेंटल वर्ड यानी कि शब्द यूज़ करके, है ना। और ऑब्वियसली जब कभी आप सिम्बोलिज्म वाला जॉनर यूज़ कर रहे हो तो आपकी लैंग्वेज डेकोरेटिव होती है, क्योंकि आपने डायरेक्ट नहीं कहा ना तुम सुंदर हो, आपने कहा तुम हो या गुलाब की पंखुड़ियाँ। तो ये गुलाब की पंखुड़ियाँ, इस प्रकार के शब्द यूज़ करना, इस प्रकार के सिंबल यूज़ करना इज़ नथिंग बट द ऑर्नामेंटल लैंग्वेज। तो आइडिएटिव, आइडिया एक्सप्रेस करो। सिम्बोलिस्ट, आइडिया को किसी सिंबल के माध्यम से एक्सप्रेस करो। सिंथेटिक, जो भी सिंबल आपने यूज़ किया है आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सामने वाला उसे समझ पाए, ऐसे ना जाए ऐसे यहाँ पे जाके टिक जाए। सब्जेक्टिव, फाइनली जो सिंबल आपने यूज़ करके अपनी बात कही सामने वाले को वो समझ आ जाए। डेकोरेटिव यानी कि ऑर्नामेंटल यानी कि अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छे अच्छे वोकैबुलरी को यूज़ करना। सो दिस इज़ सिम्बोलिस्ट मैनिफेस्टो। और मैंने क्यों कहा सीक्वेंस में याद करो, क्योंकि पहले आइडिया होगा, फिर सिंबल होगा, सिंबल अंडरस्टैंडेबल होगा, फिर सामने वाले को समझ आएगा, और ऑब्वियसली एंड में क्योंकि आपने कोई डेकोरेटिव या ऑर्नामेंटल चीज़ यूज़ की है। सो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट सिम्बोलिज्म। हर पर्सपेक्टिव से हमने पढ़ा, ऐसे भी नाक पकड़ा, ऐसे भी पकड़ा, ऐसे भी पकड़ा, यानी कि हर पर्सपेक्टिव से करा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल पॉकेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कंप्लीट इंग्लिश एनटीए को पढ़ना तो आज ही इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली ऐप पॉकेट पढ़ाई को डाउनलोड करें। जो लिंक है वीडियो का इस डिस्क्रिप्शन की वीडियो में दिया गया है, वहाँ से आप पॉकेट पढ़ाई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल रेट पे, सिर्फ ओनली 2499 पे पूरा इंग्लिश एनटीए का जो कोर्स है पेपर 2 का वो अवेलेबल है। और दोस्तों 1 साल की वैलिडिटी है। ठीक है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट लेक्चर सब आपको मिलेगा। मतलब ओवरऑल सोचिए आप 200 रुपये पर मंथ खर्च कर रही हैं, वो भी ऐसे कंटेंट के लिए जहाँ पे ना क्वालिटी के साथ कोई कमी रखी गई है ना क्वांटिटी के साथ। और दोस्तों बहुत अच्छा परिवार है हमारा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे, उन सब के लिंक भी नीचे वीडियो में दिए गए हैं, ज़रूर जुड़ें। और यही कहना चाहूँगी, लेट्स ट्रूली डेमोक्रेटाइज एजुकेशन इन इंडिया। आइए घर घर पढ़ाई पहुंचाते हैं और सबके सपने पूरे कराते हैं। ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया, #पॉकेट पढ़ाई। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। टेक केयर।